हमारा आज का टॉपिक है हिंदी के स्वर वर्णों का विभाजन। यानी कि हिंदी के जो हमारे 11 स्वर वर्ण हैं उनका विभाजन हम किस प्रकार से करते हैं। इनका विभाजन 5 आधार पर किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के स्वर वर्णों का विभाजन। हिंदी के स्वर वर्णों का विभाजन। अब इनका विभाजन हम कितने आधार पर करते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण 11 हैं। देखिए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब इनका विभाजन हमने कितने आधार पर किया है। देखिए, 5 आधार पर किया है। पहला है जीभ के भाग के आधार पर। पहला है जीभ के भाग के आधार पर। भाग के आधार पर यानी कि हम जो है, जब हम स्वर वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो किन किन स्थानों को छूती है, उसके आधार पर हमारी जीभ का कौन कौन सा भाग इनके उच्चारण में प्रयोग होता है, किस स्थान को छूती है, इसके आधार पर जो है इन वर्णों का विभाजन किया गया है। तो अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जीभ का आगे का भाग जो है वो अग्रभाग कहलाता है। अग्र यानी कि आगे का भाग, पश्च और मध्य, ये 3 स्थानों से हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। अग्र, मध्य और पश्च। तो इसको हम इधर कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अग्र, मध्य और फिर पश्च, क्योंकि आगे का, बीच का और फिर जो है वो पीछे का भाग। तो हम देखिए किन वर्णों का उच्चारण अग्र भाग से करते हैं, किनका पश्च भाग से और किनका मध्य भाग से। देखिए, उच्चारण करते समय जब हमारी जीभ जो है आगे के भाग का प्रयोग करती है तो वो अग्रभाग कहलाता है। जब बीच के भाग का प्रयोग करती है जिन वर्णों के उच्चारण में, तो मध्य भाग कहलाता है। और जब जीभ का पीछे वाला भाग उच्चारण करते समय प्रयोग होता है तो वो पश्च भाग कहलाता है। देखिए, अग्रभाग से हम उच्चारण करते हैं ई और ई का, ई और ई का। इसके बाद और 2 वर्ण हैं, ए और ऐ। ठीक है, 4 वर्ण हमारे हैं जिनका उच्चारण हम अग्रभाग से करते हैं और मध्य भाग से केवल अ का उच्चारण करते हैं। देखिए, केवल अ का उच्चारण हम मध्य भाग से करते हैं। ई, ए, ऐ, ये 4 वर्ण जो है वो अग्रभाग से हो गए, मध्य भाग से अ हो गया। अब हमारे जो बाकी बचे हुए वर्ण हैं उन सब का उच्चारण हम पश्च भाग से करते हैं। अब हमारा कौन कौन सा वर्ण बचा देखते हैं। आ बचा, आ, फिर ऊ, ओ और औ। तो इस तरह से हमारे इतने वर्ण जो है वो स्वर वर्ण के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। और एक है आगत वर्ण, इसको कहते हैं आगत ध्वनि। तो ये वर्ण हमारा ये है, इस तरह से लिखते हैं जैसे हम लोग कर लिखते हैं डॉक्टर। तो वहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, इसलिए इसको आगत ध्वनि कहते हैं। तो आगत ध्वनि का उच्चारण भी पश्च भाग से होता है। अब उसके बाद दूसरा प्रकार हमारा है मुखाकृत के आधार पर। दूसरा भाग हमारा है मुखाकृति के आधार पर। यानी कि मुख की आकृति के आधार पर हम किन स्वरों का उच्चारण किस स्थान से और कैसे करते हैं। इसके देखिए
4 भाग हैं, समृत, विवृत, अर्धसमृत और अर्धविवृत। तो इस तरह से 4 भाग हैं इसके। कौन से हम देखते हैं? पहला हमारा है समृत, समृत, दूसरा है अर्धसमृत, अर्धसमृत और तीसरा है अर्धविवृत और चौथा है विवृत। तो ये 4 जो हैं प्रकार होते हैं मुखाकृति के आधार पर। अब देखिए समृत, समृत का मतलब हुआ है कि मुख लगभग पूरा बंद हो। समृत का मतलब क्या हुआ है? होता है कि मुख लगभग पूरा बंद हो। और इसी तरह से विवृत का मतलब हो जाता है मुख जो है पूरा खुला, ठीक, मुख पूरा खुला हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ? मुख पूरा बंद। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख लगभग पूरा बंद होता है उसे समृत कहते हैं। अर्धसमृत का मतलब हुआ कि मुख थोड़ा सा बंद हो और थोड़ा खुला हो, अधखुला भी हम कह सकते हैं। अर्धविवृत में जो है इससे थोड़ा सा अधिक खुला हुआ होता है और विवृत में मुख पूरा खोलकर जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह उसे जो है वो कहते हैं पूरा खुला, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं समृत। जैसे हम उच्चारण करते हैं ई और ई, ई और ई, उ और उ, ये 4 वर्ण जो है वो समृत वर्ण होते हैं। अर्धसमृत में आता है आपका ए और ओ, ए और ओ। इसी तरह से अर्धविवृत में आएगा ए, अ, औ और आगत ध्वनि। ऐ हो गया, उसके बाद आ हो गया और औ हो गया और आगत ध्वनि हो गई आपकी। और विवृत में आता है आ, विवृत में आता है आ। ई उ ऊ समृत, ए और ओ जो है वो अर्धसमृत, ए आ औ आ ये जो है अर्धविवृत और आ जो है विवृत। अब इसमें हम देखें केवल आ, ये एक वर्ड ऐसा है जो विवृत में आ गया, ठीक है। और ए और ओ जो है अर्धसमृत में। उसके बाद ई उ ऊ ये 4 वर्ण समृत में आ गए। अभी जब इतने हमको समझ में आ गए तो जो बाकी बचे वो अर्धविवृत में आ गए। तो इसको याद करना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आराम से इसको हम समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे वर्ण मतलब आपको ऑप्शन दे दिए गए और उसमें पूछा गया कि ए जो है अर्धसमृत है, विवृत है, अर्धविवृत है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वर्ण दे दिया जाता है और ऑप्शन में ये आपके इसके प्रकार दे दिए जाते हैं। तो उसमें आप अर्धसमृत पर निशान लगाएंगे, सही आएगा। इसी तरह से जैसे जहाँ भी एक वर्ण है उसको तो बहुत आसानी से, उसको तो कभी भूलने वाला है ही नहीं है। और इसको भी जब आप ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर तीसरा प्रकार हमारा है ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि ओंठ की आकृति के आधार पर। ओंठ की आकृति हमारी कैसी बनती है, ओंठ का प्रयोग कितना हम कब और कैसे करते हैं, वहाँ पर जो है ओष्ठाकृति के आधार पर वर्ण भेद। अब इसमें है वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता है गोला। पहला है हमारा वृत्तमुखी
हम लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा है, वृत्त का मतलब हुआ गोला, और दूसरा है आवृत्तमुखी। तो एक हो गया वृत्तमुखी, एक आवृत्तमुखी। वृत्त का अर्थ होता है गोल, यानी कि बोलते समय जब हमारा होंठ जो है वो पूरी तरह से गोल आकृति का हो जाता है तो ऐसे वर्ण वृत्तमुखी कहलाते हैं। और जहाँ पर बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख पूरी तरह से गोल आकृति का नहीं होता है, वो आवृत्तमुखी कहलाते हैं। वृत्तमुखी में कौन कौन से हैं, हम लोग इसको देखते हैं। उ ऊ उ ऊ, जब हमने उच्चारण किया तो ओंठ हमारा गोल हो गया, दोनों ओंठ आपस में गोल आकार के बन गए, इसलिए ये वृत्तमुखी है। इसी तरह से ओ औ, देखिए इसमें आया आपका ऊ ऊ ओ औ और आगत ध्वनि, ये इतने हमारे वृत्तमुखी हो गए। यानी कि अगर हम देखें तो ओ औ आ मतलब ओ औ आ उ ऊ, अब ये हमारे वर्ण जो है वो वृत्तमुखी में आ गए, तो बाकी जितने भी बचे वो अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। देखिए आ ई ए और ए, ये हमारे वर्ण जो है ये। तो इस तरह से हम एक को जब समझ लेते हैं तो दूसरा हमें आसानी से समझ में आ जाता है। अब हमें देखिए कि जब ये वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी की बात आती है तो यहाँ हम अगर वृत्तमुखी वर्ण याद कर लें, उ ऊ ओ और आगत ध्वनि आ। आगत ध्वनि बताना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार इस ध्वनि के बारे में भी क्वेश्चन में आ जाता है। वैसे स्वर में इसको ना हम लिखते हैं और ना ही इसकी गिनती करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे हिंदी वर्णमाला में तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य के बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि आ गए हैं, इसलिए उनका जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे जा, नुक्ता वाले वर्ण जो होते हैं, तो नुक्ता वाले वर्ण हमारे हिंदी साहित्य के नहीं हैं, उर्दू के हैं। उर्दू से आकर के वो हिंदी में आ गए हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। उ ऊ ओ और आ, ये वृत्तमुखी हो गए, और अवृत्तमुखी में अ ई ए और ए बचे। अब देखिए अगला है मात्रा के आधार पर। चौथा प्रकार हमारा है मात्रा के आधार पर। इसको हम पहले जब हमने स्वर पढ़ाया है आपको तो उसमें हम इसको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम विभाजन पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि जितने भी प्रकार के विभाजन है सब आपको एक ही वीडियो में मैं दे दूँ, इसलिए मैंने इसे भी पुनः जो है पढ़ाना उचित समझा, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना देखना पड़े, जानना पड़े और आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। इसमें केवल 3 प्रकार हैं। देखिए मूल स्वर भी कहते हैं इसे, और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और जो है ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत वर्ण। ठीक है, तो प्लुत देखिए ह्रस्व का मतलब हुआ जहाँ पर एक मात्रा का समय लगता है। क्या होता है यहाँ पर? एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय, यानी कि जिनके उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि बोलने में इसको दुगना समय लगता है। मूल स्वर से दीर्घ स्वर को बोलने में दुगना समय लगता है। प्लुत वर्ण में क्या होता है? 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है प्लुत वर्ण को बोलने में। तो इस तरह से हम देखें कि हमारे ह्रस्व वर्ण
कौन कौन से हैं? इसमें केवल हमारा आ आएगा, आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा और री आएगा, क्योंकि ये मूल वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद देखिए बाकी जो हमारे वर्ण बचते हैं वो सभी दीर्घ में आ जाते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब इसमें भी कहीं कहीं पे दो विभाजन कर दिया गया है, एक मूल दीर्घ है और दूसरा संयुक्त स्वर है। मूल दीर्घ में हमारा आता है, देखिए यहाँ पर हम लिखते रहे आगे, मूल दीर्घ में आता है हमारा केवल आ, ई और ऊ, और संयुक्त में आता है ए, ऐ, ओ और औ, क्योंकि ये वर्णों को मिलाकर बने हैं। कैसे? जब ए हम बोलते हैं तो ए में है हमारा आ प्लस ई, और ऐ में है आ प्लस ए, ओ में है आ प्लस ऊ, औ में है आ प्लस ओ। तो इस तरह से ये हमारे संयुक्त वर्ण भी कहलाते हैं। देखिए एक मात्रा का समय ह्रस्व स्वर बोलने में लगता है, दीर्घ स्वर कौन से हैं उसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि मूल स्वरों का दुगुना समय लगता है, और प्लुत वर्ण में 3 गुना समय लगता है। इसको मैं भी बताती हूँ, ये है क्या। तो एक अ, ई, ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। और 2 मात्राओं का समय लगता है, वे स्वर हैं अ, ई, ऊ, ए, ऐ, उ और औ। मूल दीर्घ, अब इसको भी मैंने अलग अलग करके बता दिया। कुछ संयुक्त स्वर कहलाते हैं, 4 जो है हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं। और मूल दीर्घ अ, ई और ऊ केवल है। उसके बाद देखिए 3 गुना समय लगता है इसमें। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो जो इस तरह से लगता है 3 गुना समय, उसको जो है प्लुत वर्ण कहते हैं। इसमें ये वाला वर्ण आता है, इसको जैसे राम, जहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होता है उसे जो है प्लुत वर्ण कहते हैं। अब एक आपका बचा उच्चारण स्थान के आधार पर, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से देखते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर, इसका वीडियो मैंने पहले से डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे केवल स्वरों की बात है, इसलिए इसे पढ़ाना भी जरूरी है। उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर कौन से स्वर किस स्थान से बोले जाते हैं। तो कंठ, ताल, होष्ठ और मूर्धा, ये हमारे 4 प्रमुख स्थान हैं। कौन कौन से हमारे 4 प्रमुख स्थान हैं? कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। ठीक, अब देखिए अ का स्थान जो है ये है कंठ। उसके बाद तालु जो है स्थान है हमारा किसका किसका? ई, ई, ऊ होष्ठ है, और मूर्धा से केवल हम री का उच्चारण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने संयुक्त स्वर आपको पढ़ाया हुआ है, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान, ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान हो जाता है हमारा कंठ तालु। इसी तरह से आ का उच्चारण स्थान कंठ है और
ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ को मिलाकर, इस तरह से। तो अब उच्चारण यहाँ पर देखिए, हमने पांचों प्रकार जाना कि कैसे जो है स्वर वर्णों का विभाजन किया जाता है। देखिए, जीभ के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालु, होष्ठ और मूर्धा, चार प्रमुख स्थान हमारे हैं स्वरों के उच्चारण के, जिसमें जब यहाँ पे हम संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो संयुक्त स्वर में जो दो स्वर हमारे जिन जिन स्थानों से उच्चारित होते हैं तो उन्हें मिला करके ए, जैसे कंठ से आ का उच्चारण हुआ, तालु से ई का उच्चारण हुआ, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाता है। और चूंकि आ और ए मिला करके ए बनता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ए का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ तालु है, तो इस तरह ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु हो जाता है। और अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ से हम उच्चारित करते हैं ओ को, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो इस तरह से दोनों को मिला करके कंठोष्ठ के माध्यम से ही हम उच्चारित करते हैं औ को। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा पूरा, और मैंने पूरा एक ही वीडियो में डालने का प्रयास किया है ताकि आपको अलग अलग ना ढूंढना पड़े। तो बस चलिए, आज का इतना ही। कल अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।